हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 की हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। तो हियर वी स्टार्ट। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वो सारी परिस्थितियों को का विवरण करो जिसकी वजह से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था या जिसकी वजह से रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट हुआ फ्रांस में। ठीक है, आप क्वेश्चन समझ लिए कि वो क्या सिचुएशन थी, वो क्या सर्कमस्टांसेस थे, वो क्या परिस्थितियां थी कि जिसकी वजह से जो फ्रांस में जो क्रांतिकारी प्रोटेस्ट था, जो क्रांतिक विरोध था, वो आउटब्रेक होकर निकला। ठीक है, तो सबसे बड़ा मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण था इनइक्वालिटी इन द फ्रांस सोसाइटी। तो फ्रांस सोसाइटी में सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि फ्रांस सोसाइटी में इनइक्वालिटी थी, क्योंकि 18th सेंचुरी में फ्रांस सोसाइटी 3 स्टेट्स में बटी थी, क्लर्गी, नोबिलिटी एंड कॉमनर। जो पहली 2 स्टेट थी यानी क्लर्गी और नोबिलिटी की, उनको प्रिविलेज मिला था जन्म से ही, और जो थर्ड स्टेट थी या कि कॉमनर, उनको फोर्स किया जाता था हैवी टैक्स पे करने के लिए। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये पहला कारण था फ्रांस में रेवोल्यूशन का। सेकंड था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों थी? क्योंकि जो फ्रांस का किंग था, ठीक है, लोग उससे नाखुश थे, और उसके किंग की नाखुश होने की वजह थी कि जो फ्रांस का जो किंग था, उसके पास मतलब वो स्ट्रॉन्ग, मतलब कोई सख्त डिसीजन नहीं ले पाता था। ठीक है, वो मे बी अपनी वाइफ पे यानी कि क्वीन पे डिपेंड होता था, क्वीन के एडवाइजर्स पे डिपेंड होता था, यानी वो अपने तरफ से कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन या कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाता था, जिसकी वजह से वहां पर राजनीतिक अस्थिरता हो गई, यानी कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी। नाउ थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक दिक्कत। नाउ इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक। अब आर्थिक दिक्कत कैसे हो गई? क्योंकि जब राजा जो लुइस था, उसने जब टैक्स बढ़ाया कॉमनर पे, हैवी टैक्स का बोझ डाल दिया, तो जो कॉमनर थे उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने उस हैवी टैक्स को स्वीकार नहीं किया, बल्कि इसके उल्टा वो गुस्से में आके, इस हैवी टैक्स के गुस्से में आके कि हम ये करेंगे नहीं, उन्होंने राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, राजा के खिलाफ मार्च करना शुरू कर दिया ना। जो फोर्थ पॉइंट है सर्वाइवल स्ट्रगल, यानी जिंदा रहने का संघर्ष करना। जिंदा रहने का संघर्ष क्यों आया जिंदा रहने का संघर्ष? क्योंकि उस टाइम पे जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो बढ़ती ही जा रही थी। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लेकिन जो डिमांड थी, मतलब जो फूड ग्रेन की डिमांड थी, अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड ग्रेन की डिमांड भी बढ़ेगी, लेकिन जो सप्लाई हो रही थी, जो प्रोडक्शन हो रहा था फूड ग्रेन का, वो उस डिमांड के मुकाबले बहुत कम था, बहुत कम या ना के बराबर। अब रिजल्ट क्या हुआ? डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम है, तो रिजल्ट हुआ कि जो फूड ग्रेन की प्राइस थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। अब प्राइस तो बढ़ गई, लेकिन अब उसको जब खरीदने का टाइम आया, तो जो लेबर्स को जो मेहताना जो वेजेस मिलता था, वो उस प्राइस के मुकाबले बहुत कम था। अब जिसकी वजह से इस तरीके की परिस्थितियां बन गई, इस तरीके की सिचुएशन बन गई कि लोगों को जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा। तो ये फोर्थ पॉइंट है। पहला पॉइंट इनक्वालिटी है, सेकंड पॉइंट इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल, थर्ड पॉइंट क्राइसिस है, फोर्थ पॉइंट है सर्वाइवल स्ट्रगल, फिफ्थ पॉइंट है इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास। अब अब क्या बोलते, जब रेवोल्यूशन आउटब्रेक होने की जब नौबत आ गई, पहली बात मिडिल क्लास का जो मिडिल क्लास क्यों उभर कर आई? क्योंकि जो रेवोल्यूशनरी आइडिया थे फ्रांस में, वो कहीं ना कहीं जो नई मिडिल क्लास बन के आ रही थी ना, उनके दिमाग की उपज थी। ठीक है, उन्होंने जो ये नई मिडिल क्लास, जो पढ़ी लिखी नई मिडिल क्लास थी, उन्होंने किंग की सत्ता को चैलेंज कर दिया। उन्होंने इस बात की डिमांड कर दी कि हमें एक लिबरल सोसाइटी चाहिए, हमको एक ऐसी सोसाइटी नहीं चाहिए जहाँ पे हम किंग के अंतर्गत काम करें। ठीक है, और ये जो मिडिल क्लास सोसाइटी थी, ये पढ़ी लिखी थी। ठीक है, अब वो पढ़ी लिखी थी, और इसीलिए उनके दिमाग में क्रांतिकारी विचार उत्पन्न होने लगे। अब और जो आखिरी पॉइंट है वो कहीं कुछ नहीं, वो सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि वो जब अमेरिका में रेवोल्यूशन हुआ, तो उसी से प्रभावित होके फ्रेंच पीपल ने भी डिसाइड कर लिया कि अब हमको भी मोनार्की नहीं चाहिए, हम भी एक डेमोक्रेटिक सरकार या हम भी एक लिबरल सोसाइटी चाहते हैं। तो ये 6 पॉइंट हैं
कि वो क्या परिस्थितियां थी जिसकी वजह से फ्रांस में रेवोल्यूशन का आउटब्रेक हुआ, यानी रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। नाउ सेकंड क्वेश्चन है विच ग्रुप ऑफ फ्रांस सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रेवोल्यूशन। तो वो कौन सा ग्रुप था जिससे वो कौन सा ग्रुप था फ्रांस सोसाइटी में जिसको इस रेवोल्यूशन से फायदा हुआ। विच ग्रुप वे फोर्स टू रिक्लिंच पावर, किस ग्रुप को फोर्स किया गया कि वो पावर को रिक्लिंच कर दे। ठीक है, नाउ थर्ड इज विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ रेवोल्यूशन। तो वो कौन सी सोसाइटी थी जिसको जो बहुत ही ज़्यादा निराश हुई कि रेवोल्यूशन होने का जो रिजल्ट है, मतलब जो रिजल्ट निकल के आया है, उसकी वजह से वो कौन सी सोसाइटी थी जो बहुत डिसअपॉइंट हुई। तो लेट्स सी, हम सारे क्वेश्चन का आंसर वन बाय वन करेंगे। फर्स्ट, द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड विद द प्रॉमिस ऑफ फैचिंग इक्वालिटी इन द फ्रेंच सोसाइटी। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो इस दम पे, वो इस प्रॉमिस के साथ शुरू हुआ था कि हम फ्रांस में इक्वालिटी बनाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि थर्ड स्टेट के लोग पुअर थे, तो वो इस उम्मीद में थे कि फ्यूचर में उनको बेटर कंडीशंस मिलेगी और उनकी जो परिस्थितियां हैं वो चेंज हो जाएंगी। बट जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो आउटकम निकला वो अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग नहीं निकला। प्रॉमिस क्या था कि हम पूरी सोसाइटी में इक्वालिटी बनाकर रखेंगे, चाहे मतलब स्टेट जैसा सिस्टम ही खत्म कर देंगे। पर जैसे जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन चरम पे पहुंचा वैसे वैसे ये प्रोमिसेस खत्म होते चले गए। सेकेंड, comparatively rich people of the third estate is the commoner were benefit to the extent from the French Revolution as they gained power and become influential। तो जो सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ वो थर्ड स्टेट्स के रिच पीपल को फायदा हुआ। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ थर्ड स्टेट के पीपल को, थर्ड स्टेट के उन पीपल को फायदा हुआ जो अमीर थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन बढ़ा वैसे वैसे उनके हाथों में बहुत सारी पावर आई, उनका प्रभाव बढ़ने लगा, बाकी रिमेनिंग सोसाइटी में उन अमीर लोगों का प्रभाव पड़ने लगा। थर्ड स्टेज की बात हो रही है ना। फोर्थ पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है however the condition of poor peasants and merchants did not change much. Equality was not introduced for all, as even after the revolution the poor people were not given to the right to vote। ठीक है, रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, लेकिन जो पुअर थे, जो गरीब किसान थे, जो गरीब मर्चेंट थे, उनकी कंडीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ। वो गरीब थे, वो गरीब ही बने रहे। ठीक है, उनकी कंडीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ। जो बदलाव हुआ था वो थर्ड स्टेट के अमीर लोगों के भी में हुआ था। ठीक है, और ऊपर से जब फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ था तो वो इस प्रॉमिस के साथ शुरू हुआ था कि हम जितने भी लोग हैं उनको इक्वालिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हुआ तो ये जो इक्वालिटी वाला नारा था, वो समानता वाला नारा था, वो खत्म हो गया। क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म होने के बाद जो गरीब लोग थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया ना। जो फोर्थ पॉइंट है, जो दो स्टेटें थी, ठीक है, उनको अपनी पावर त्यागनी पड़ी। ठीक है, और जो मेजर पोर्शन था लैंड का वो उनसे छीन के उनको जो प्रिविलेज मिलते थे, उनको जो फायदे होते थे वो उनसे छीन लिए गए। तो जो सबसे ज्यादा जिस ग्रुप को नुकसान हुआ था वो थी क्लर्गी, यानी जिसकी पावर रिलिंक्विश्ड कर दी गई थी, छीन ली गई थी, वो थी क्लर्गी एंड नोबिलिटी। ठीक है, और जो किंग था, फाइनली जो किंग था उसने भी अपनी गद्दी छोड़ दी। एक नए कैपिटलिस्ट ग्रुप की फ्रेंच में उदय हो गई। फ्रांस में एक नया कैपिटलिस्ट ग्रुप जो था उसका आगमन हो गया, उसका उदय हो गया। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा फायदा जिस ग्रुप को हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, सबसे ज्यादा फायदा जिस ग्रुप को हुआ था वो थर्ड स्टेट के अमीर को हुआ था। उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ पावर हासिल की और प्रभावशाली बने। ठीक है, और जिनकी पावर रिक्लुंगिश कर दी गई थी, जिनकी पावर छीन ली गई थी, जिनकी पावर को फोर्स से छीना गया था, वो क्लर्गी ग्रुप थे और नोबिलिटी थे। उनसे उनके जमीन तो छीने गए और उनसे उनके प्रिविलेजेस भी छीन लिए गए। और जो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट हुए, जो आउटकम निकला फ्रेंच रेवोल्यूशन का, जो रिजल्ट निकला फ्रेंच रेवोल्यूशन का, और जिसकी वजह से जिस सोसाइटी को निराशा हुई वो थर्ड स्टेट्स के पुअर पीपल थे, क्योंकि उनकी परिस्थितियां बिल्कुल चेंज नहीं हुई। उनको ना वोट देने का अधिकार मिला, ना वो गरीब से, ना उनको इक्वालिटी मिली।
तो दोनों में से कोई परिस्थितियां चेंज नहीं हुई। नेक्स्ट मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी। तो जो लेगेसी है फ्रेंच रेवोल्यूशन की, उसको डिस्क्राइब करना है, उसका विवरण करना है कि किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो लेगेसी है, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के लोगों की जो लेगेसी है वो 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में दुनिया के सामने आई। ना फर्स्ट पॉइंट ये है, लिबरल आइडिया एंड इक्वालिटी वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। The revolution started with the hope to change the existing pattern of inequality, which resulted in the disproportionate distribution of land and wealth in society। तो सबसे पहला जो लिबरल आइडिया था, जो इक्वालिटी है, ये दो बड़ी लेगेसी थी, बहुत ज़रूरी लेगेसी थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन की थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन इस उम्मीद में स्टार्ट हुआ था कि हम इनइक्वालिटी हटा के इक्वालिटी को लाएंगे, पर जो रिजल्ट निकला, ठीक है, पर जो रिजल्ट जो निकला वो ऑब्वियसली उल्टा था, कि मतलब इक्वालिटी का तो सिस्टम ही खत्म हो गया। The started with the hope to change the existing pattern of inequality, which resulted in disproportionate distribution of land and wealth। तो इनइक्वालिटी इस बेस पे थी क्योंकि जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन था, जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन था, वो प्रॉपर तरीके से नहीं था सोसाइटी में। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। तो सेकंड पॉइंट है, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने फ्यूडलिज्म सिस्टम को खत्म तो किया ही, ठीक है, बट ये जो आइडिया था रेवोल्यूशन का, ये 19th सेंचुरी में पूरे यूरोप में फैल गया, ठीक है। उसका सबसे बड़ा ये फायदा हुआ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से फ्यूडलिज्म खत्म हो गया, यानी जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया, और जो विचार था, ये जो आइडिया थे रेवोल्यूशन का, एक नेशन का, वो पूरे यूरोप में 19th सेंचुरी तक फैल गया, ठीक है। अब ये जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे, ये इटली के लोगों को इंस्पायर किया, उन्होंने ऑस्ट्रिया के लोगों को इंस्पायर किया, जर्मनी को भी इंस्पायर किया कि वो जो अपने ऑप्रेसिव यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, मोनार्की सिस्टम है, उसको उठा के बाहर फेंक दें और एक नेशन को इंट्रोड्यूस कर दें, ठीक ना। जो थर्ड पॉइंट है, जो आइडिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, वो उसने खाली यूरोप के नेशन को प्रभावित नहीं किया, यूरोपियन नेशन को आकर्षित नहीं किया, बल्कि ये एशिया और अफ्रीका में भी जाके फैला। मतलब ये जो आइडिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, ये ना कि यूरोपियन नेशन को आकर्षित कर रहा था, ये एशिया और अफ्रीका जैसे नेशनों को भी आकर्षित कर रहा था, जो उस समय कॉलोनियल सिस्टम के अंतर्गत यूरोपियन कंट्रीज के अंदर में थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये फ्रेंच रेवोल्यूशन ने उनके अंदर भी एक एंकरेजमेंट भर दी कि हाँ, हम भी क्या बोलते हैं, अपनी आज़ादी के लिए लड़ सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट ये था। लास्ट पॉइंट ये है कि राजा राममोहन राय और जो टीपू सुल्तान थे, वो भी प्रभावित हुए इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से, और उन्होंने भी भारत में फ्रीडम का नारा देना शुरू कर दिया, फ्रीडम का मूवमेंट यानी आज़ादी का आंदोलन चलाना शुरू कर दिया ना। फोर्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ अप a list of democratic rights we enjoy today whose origin could be traced to the French Revolution। तो हमको वो सारे डेमोक्रेटिक अधिकार लिखने हैं जो कि कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन से उत्पत्त हुए हैं, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुई है। तो पहला जो अधिकार है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा है राइट टू इक्वालिटी, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण होने से अपने आप को रोकना, शोषण ना होने का अधिकार, चौथा है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी रिलीजन चुनने का अधिकार है, पांचवा है कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, हमारे पास कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स होंगे, सिक्स्थ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। और जो इसमें से जो ट्रेस है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड इक्वालिटी। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के ट्रेसेस है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन एंड इक्वालिटी की ज़्यादा डिमांड थी ना। फिफ्थ है, would you agree with the view that the message of universal right was beset with contradiction? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो संदेश था यूनिवर्सल राइट का, ठीक है, वो एक कॉन्ट्रडिक्शन के साथ विसेट हुआ, ठीक है। यस आंसर है हाँ, हम इस बात से सहमत हैं कि जो
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे वो बहुत ही कॉन्ट्रडिक्शन के साथ सेट हुए। सबसे बड़ा कारण ये था, दो यूनिवर्सल राइट एडवोकेट फॉर इक्वल राइट्स, द वुमेन हु टुक एन एक्टिव पार्ट इन रेवोल्यूशन वर नॉट गिवन राइट। तो ये बात सही थी कि जो यूनिवर्सल जो राइट थे वो सभी को इक्वल राइट का अधिकार देते थे, पर इसके बावजूद भी जो औरतें थी, ठीक है, जो औरतें थी जिन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ के जोश के साथ रेवोल्यूशन में हिस्सा लिया था, उनके पास ये अधिकार नहीं था। नेक्स्ट है द राइट वर ओनली गिवन टू द मेन। तो जो अधिकार थे वो सिर्फ और सिर्फ आदमियों को दिए थे, और ये उन्हीं आदमियों को दिए गए थे जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी थी। हर किसी के पास वोट देने का अधिकार नहीं था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, ठीक है। ये जो सोच थी, ये जो नोशन था इक्वालिटी का, फ्रीडम का, ये सेंट्रल आइडिया था, ठीक है। ये नए दौर का मेन आइडिया था, पर अलग अलग कंट्री में जो अलग अलग देश थे वहाँ पे अलग तरीके से इस सोच को समझा गया, अलग तरीके से इस पे दोबारा विचार किया गया, ठीक है। तो बहुत सारी जो इंपीरियलिस्ट कंट्री थी उस टाइम पे वो इस फ्रीडम को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं कर रही थी कि भाई पूरी तरीके से किसी को फ्रीडम नहीं दी जा सकती। दे वे अगेंस्ट द फुल फ्रीडम, ठीक है, टू द पीपल ऑफ द कॉलोनी। तो ये अगेंस्ट थे कि इंपीरियलिस्ट पावर अगेंस्ट थी अपने पीपल को पूरी आज़ादी देने के लिए। तो यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन हुआ यूनिवर्सल राइट का। देन नेक्स्ट है द पुअर पीपल वे नॉट ग्रांटेड वोटिंग। जो गरीब लोग थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है। इसके बाद भी अगर देखा जाए, जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो जो पॉपुलेशन थी वो कई गुना ज़्यादा थी पुअर लेबरर्स की पॉपुलेशन, डिस्पाइट द फैक्ट द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कंप्राइजेज ऑफ द पुअर लेबर। इस बात को जानते हुए कि जो गरीब जो मजदूर हैं उनकी पॉपुलेशन बाकी पॉपुलेशन के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है, फिर भी उनको वोट देने का अधिकार नहीं थे, ठीक है। उनको एक पासिव सिटीजन का दर्जा दिया गया था कि वो सिर्फ देख सकते हैं, हाँ, लेकिन वोट नहीं दे सकते, उनके पास वोट का अधिकार नहीं है। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हुआ यूनिवर्सल अधिकार का कि यूनिवर्सल राइट का मतलब है कि सभी को अधिकार है वोट देने का, ठीक है, ये है। बट लेकिन उसमें भी पेच हैं। क्यों? और औरतों के पास अधिकार नहीं है, आदमियों के पास है, लेकिन अगर आदमी है तो आदमियों में भी गरीबों के पास अधिकार नहीं है, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं, गरीबों के पास अधिकार नहीं, अमीरों के पास वोट देने का अधिकार है। नेक्स्ट ये है कि जो इंपीरियलिस्ट पावर है वो इस बात पे यकीन करती है कि भाई जो उनकी कॉलोनीज में जो उनकी कॉलोनीज हैं उनमें जो पीपल है उनको पूरा अधिकार, पूरा फ्रीडम नहीं दिया जा सकता, ठीक है। और जो इक्वालिटी, जो फ्रीडम की जो सोच है वो एक बेस थी नए दौर की, लेकिन हर कंट्री अपने अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर रही थी, अपने अपने हिसाब से उसको नए तरीके से सोच रही थी, ठीक है। तो ये जो यूनिवर्सल, और जो लास्ट पॉइंट है, तो यूनिवर्सल जो राइट थे वो उसने जो गरीब लोग थे उनकी किसी भी तरीके से कोई मदद नहीं की, ठीक है। जो गरीब थे वो आज भी दबाव में जी रहे थे, जो औरतें थीं उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा था, उनको नज़रअंदाज किया जाता था। ये जो यूनिवर्सल राइट का सिर्फ अमीर आदमी जो थे उन्हीं के पास अधिकार था, बाकी सब इधर ही एवं ही थे, ठीक। नाउ लास्ट पॉइंट इज हाउ डू यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन, ठीक है। हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे समझेंगे कि नेपोलियन कैसे उदय पे आया, कैसे वो राइज हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्रेंच थी वो 1729 में गणतंत्र बनी जब जैकोबियन रूल्स गिरा, खत्म हुआ, ठीक है। और जो रोबेस्पियर था उसके जैकोबियन रूल के बाद रोबेस्पियर फ्रांस का रूलर बना, जिसने अमीर, ठीक है, अमीर और वेल्दी पीपल को तवज्जो दी, और जो बाकी सोसाइटी थी फ्रांस की उसको नज़रअंदाज कर दिया। अब बाकी कौन सोसाइटी रह गई? गरीब सोसाइटी रह गई। अमीर को वो फेवर करने लगा, वेल्दियों को फेवर करने लगा। रोबेस्पियर की बात की जा रही है। रोबेस्पियर ने जब जैकोबियन रूल खत्म हुआ तो रोबेस्पियर फ्रांस का रूलर बना। उसने अमीर और जो रिच पीपल थे उनको फेवर किया, और जो बाकी जो
सेक्शंस थे सोसाइटी के, उनको नज़रअंदाज कर दिया। अब ये बाकी सेक्शन कौन थे? ये थे पुअर पीपल, ठीक है। अब जब उसने ये करना शुरू कर दिया तो वो एक क्या बोलते हैं, डिक्टेटर के तौर पे एक टैंट्रम वाला रूलर बन गया, ठीक है, ट्रायनाइट बन गया। अब उसके दौर पे लोगों ने रेगन ऑफ टेरर को फेस किया। साल होता तो रेगन ऑफ टेरर, जो दहशत का दौर था, उसको फेस किया। अब दहशत का दौर क्यों था? क्योंकि जो भी रोबेस्पियर के रूल के खिलाफ आवाज उठाता, जो उसके बाद उसकी आलोचना करता, वो उनको जेल में डाल देता था, ठीक है। अब जिसका नतीजा क्या हुआ, एक टाइम के बाद रोबेस्पियर के खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन शुरू हुए और फाइनली जब रोबेस्पियर गिरा तो एक न्यू डायरेक्टरी फॉर्म्ड की गई, जहाँ पे एक नई डायरेक्टरी को बनाया गया, जहाँ पे इस बात पे जोर दिया गया कि जो पावर है अब वो किसी एक के हाथ में नहीं होगी। अब जो पावर है वो लगभग कुछ लोगों के हाथ में होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने रोबेस्पियर को देख लिया था कि पावर उस टाइम पे डिसीजन मेकिंग की जो पावर थी रोबेस्पियर के हाथ में थी, और जिसकी वजह से उनको एक टेरर का दौर झेलना पड़ा था, ठीक है, जहाँ पे वो खुल के स्पीच नहीं दे सकते थे, खुल के बोल नहीं सकते थे। अगर रोबेस्पियर के रूल के खिलाफ कुछ आलोचना करनी, वो नहीं कर सकते थे। तो इसलिए जब वो डाउनफॉल हुआ, जब रोबेस्पियर को गद्दी से हटाया गया, तो उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया गया तो जो पावर है वो किसी एक के हाथ में नहीं होगी, वो कई लोगों के हाथ में होगी, उसको डिसेंट्रलाइज्ड किया गया, ठीक है। बाद में जो मेंबर थे, जो डायरेक्टरी बनी थी, उसके जो मेंबर थे वो आपस में लड़ने लगे, जिसकी वजह से जो राजनीतिक इशू था वो अनरेस्ट हो गया। एज ए रिजल्ट कई तरह के केओस होने लगे, कई तरीके से जो पॉलिटिकल वैक्यूम फ्रांस में पैदा होने लगे। अब इसी सिचुएशन का फायदा उठा के नेपोलियन बोनापार्ट ने सत्ता हासिल की और अपने आप को मिलिट्री डिक्टेटर ऑफ फ्रांस डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, घोषित कर दिया कि मैं मिलिट्री डिक्टेटर हूँ फ्रांस का, ठीक है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक उठापटक होने लगी, रोबेस्पियर गिरा, नई डायरेक्टरी बनी गई, जिन्होंने ये डिसाइड किया कि पावर किसी एक के हाथ में नहीं होगी। लेकिन इस डायरेक्टरी में भी लोग आपस में लड़ने लगे, जिसकी वजह से जो राजनीतिक अनस्टेबिलिटी हो गई, और क्या हुआ कि राजनीतिक उठापटक होने लगी पूरे फ्रांस में, ठीक है। चारों तरफ से भूचाल आ गया, राजनीतिक उठापटक होने लगी, और इसी सिचुएशन का फायदा उठाकर नेपोलियन बोनापार्ट ने उनसे सत्ता छीनी और अपने आप को मिलिट्री डिक्टेटर, फ्रांस का मिलिट्री डिक्टेटर साबित कर दिया। नाउ हियर वी एंड दिस क्वेश्चन आंसर सेशन. I hope you like it. If you like it, please go to my channel and subscribe it.